हाँ जी हाँ जी, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। लो जी, हम करते हैं स्टार्ट अपना जनरल क्लॉज एक्ट का पार्ट 3 वीडियो। क्या बेटा? पार्ट 3, जो एग्जाम के लिए मोस्ट है इम्पोर्टेंट। इसके अंदर हम कौन से सेक्शन कवर करने वाले हैं बेटा? सेक्शन नंबर 5 से लेके और सेक्शन नंबर 13 तक के करेंगे। मोस्टली एग्जाम में इन्हीं सेक्शंस में से आपसे क्या है पूछा जाता है। फटाफट मेरे साथ देखते रहिए बेटा। सेक्शन नंबर 5 किस चीज़ का है? सेक्शन 5 को याद करना है आपको, कमिंग इनटू ऑपरेशन के नाम से। कमिंग इनटू ऑपरेशन, सर ये शॉर्ट में आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बेटा बोल रहा हूँ। कोई एक्ट कब ऑपरेशन में आया माना जाता है? अल्टीमेटली कह सकते हैं किसी एक्ट का जन्मदिन कब मनाया जाता है, जन्मदिन कब मनाया जाता है, कब उसको इन्फोर्स माना जाता है, कब माना जाता है। दो केस बेटा, या तो एक्ट के अंदर ही डेट मेंशन होगी, गिवन होगी, या तो एक्ट के अंदर ही डेट मेंशन होगी, गिवन होगी कि इस दिन एक्ट कमेंस हुआ था, इस दिन एक्ट कमेंस हुआ था, तो वही डेट आपकी क्या मान ली जाएगी? डेट ऑफ कमेंसमेंट मान ली जाएगी। लेकिन सिचुएशन कब खराब होगी? अगर डेट गिवन नहीं है, अगर एक्ट के अंदर डेट मेंशन ही नहीं है, एक्ट कब स्टार्ट हुआ है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? अंग्रेजों के ज़माने की बात करें, एसेंट, अगर उसको स्वीकृति मिली है गवर्नर जनरल की, पुराने टाइम में बेटा क्या होता था आपको पता है? गवर्नर जनरल। और आज के टाइम पे क्या चलता है? प्रेसिडेंट। तो अगर पेपर में अगर किसी एक्ट के अंदर उस एक्ट के स्टार्ट होने की डेट, कमेंसमेंट की डेट मेंशन नहीं कर रखी है, तो उस एक्ट को कब से स्टार्ट हुआ माना जाए? जिस दिन उसको स्वीकृति, सहमति मिल गई है किसकी? प्रेसिडेंट की, उस दिन मान लिया जाएगा। और प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आने से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में क्या होता था? गवर्नर जनरल ने जिस दिन उसके लिए हामी भर दी, एसेंट भर दी, उसी दिन से उसको डेट ऑफ कमेंसमेंट मान लिया जाता है। सेक्शन नंबर 5 ओवर हो गया बेटा। जी सर। सेक्शन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ रिपील। इफेक्ट ऑफ रिपील, सर ये रिपील क्या होता है? रिपील क्या होता है? उड़ा देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, उड़ा देना। सर समझे नहीं बेटा, नए एक्ट बनते जाते हैं, पुराने खत्म होते चले जाते हैं। पुराने का खत्म कर दे, पुराने एक्ट को खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना, क्या कहलाता है? रिपील ऑफ एक्ट। क्या कहलाता है बेटा? रिपील ऑफ एक्ट। रिपील जरूरी नहीं पूरा एक्ट किया जाए, एक्ट भी हो सकता है और एक्ट का कोई सेक्शन भी रिपील किया जा सकता है। सेक्शंस भी डिलीट होते रहते हैं और आते रहते हैं। चलिएगा, अब रिपील का कोई एक्ट अगर मिट जाता है, मर जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट बेटा। क्या है? हाईली इंपॉर्टेंट। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना बेटा। सेक्शन कौन सा है फटाफट बताओ? 6। नाम क्या बच्चे? इफेक्ट ऑफ रिपील। क्या नाम बेटा? इफेक्ट ऑफ रिपील। बेटा कंपनीज एक्ट किसी जमाने में 1913 भी होता था, उसके बाद हमारे जमाने में एक्ट आया था 1956, और तुम्हारे जमाने में एक्ट आया बेटा कंपनीज एक्ट 2013 आया तो 1956 खत्म हो गया, और जब 1956 खत्म हुआ था, जब 1956 नया आया था तो 1913 खत्म हो गया था। सबसे पहले कंपनीज एक्ट कौन सा होता था बेटा? मान लो 1913, उसके बाद 1956 बना था। अब ताज़ा जो चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013। जिस दिन कंपनीज एक्ट 2013 आया था, 1956 में जो एक्ट बना था वो क्या हो गया बेटा? रिपील हो गया था। क्या हो गया था? रिपील हो गया था। एक मेरी बात सुनो बेटा, जब 1956 एक्ट आया था, जब 1956 आया था तो 1913 तो उसी टाइम मर चुका था, उसी टाइम मर चुका था। क्या 2013 आने से जब 1956 की डेथ हुई, क्या 1956 की डेथ हुई तो क्या 1913 वापस जिंदा हो गया? वापस जिंदा हो चुका है? जी नहीं। जो रिपील हो चुका है वो हो चुका है, जो मर चुका है वो मर चुका है, वो दोबारा रिवाइवल नहीं हो सकता। जो गया वो गया, उसको जब तक संसद जिंदा ना करे वो दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता। मर गया सो मर गया। इट मीन्स सेक्शन 6 क्या बोलने के लिए आया है? कंपनीज एक्ट 2013 के आने से, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, 1956 एक्ट रिपील हो गया। इसके रिपील होने से, अगर कोई एक्ट रिपील होता है, ध्यान सुनो बेटा मेरी वर्डिंग, अगर कोई एक्ट रिपील होता है तो उसके रिपील होने से पहले का जो एक्ट है, जो पहले का एक्ट है वो ऑटोमेटिकली जिंदा नहीं हो जाता, वो उससे पहले मर चुका था, रिपील हो चुका था, वो रिपील ही रहेगा। अब कौन सा इनफोर्स में रहेगा? कंपनीज एक्ट 2013 इनफोर्स में रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? 2013 आने से 1956 मरा है, 1956 मरने से इसका मतलब ये नहीं उसका जो बाप था ऑलरेडी 1913 वो जिंदा हो जाएगा, बट ये तो उससे भी पहले मर चुका है। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर।
जब कोई एक्ट रिपील होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आने से 1956 एक्ट क्या हो गया बेटा, रिपील हो गया। जब कोई एक्ट रिपील होता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट पेपर में याद करने के लिए फ्लैक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप याद कर लीजिएगा IRPC। क्या याद करेंगे बेटा, IRPC। 2013 एक्ट आने से पहले 1956 में अगर कोई आई फॉर इंक्वायरी या आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन बेटा चल रही थी तो वो 2013 के अंदर भी चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। 1956 एक्ट के अंदर सीए सॉल्यूशन किसी फ्रॉड में पकड़ा गया था, फिर मान लो बेटा 1956 एक्ट चेंज हो गई, 2013 आ गया, क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब सीए सॉल्यूशन के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन हट जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन 1956 में स्टार्ट हुई थी वो इन्वेस्टिगेशन यूं की यूं मुटेटिस मुटेंडिस चलती रहेगी, किसमें, 2013 के अंदर भी। R4 नया एक्ट आने से पुराने से पहले जो पुराना था 1956 से पहले जो 1913 था जो मर चुका था वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। जो लॉ नॉट इन फोर्स हो चुके थे, जो पुराने थे, जो मर चुके थे, वो दोबारा से जिंदा नहीं होंगे, रिवाइवल नहीं होंगे। R4 रिवाइवल। P4 1956 में जिस मैनेजमेंट के पास जो बंदे लॉज को संभालते थे, जो प्रायर मैनेजमेंट थी, नए लॉ के आने से ऐसा नहीं है कि पुरानी सारी मैनेजमेंट निकाल दी जाएगी। पुरानी मैनेजमेंट जो वहाँ कंटिन्यू करती थी, जो वहाँ का रजिस्ट्रार है, वो नए पॉइंट में भी रजिस्ट्रार के तहत कंटिन्यू करता रहेगा। अब आगे बेटा सी से क्या है, कोई भी क्लेम कोई भी आपके ऊपर डेट था या कोई क्लेम आपके ऊपर था जो 1956 के अंदर था, अब 1956 रिपील अगर हो गया तो वो क्लेम, वो डेट यूं का यूं चलता रहेगा, किसके अंदर, 2013 के अंदर। अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं बेटा, किसी एक्ट के रिपील होने से अगर कोई एक्ट नया आता है तो पुराने एक्ट में जितनी इंक्वायरी, जितनी इन्वेस्टिगेशन, किसी के ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, किसी के ऊपर पनिशमेंट लगी हुई है, कोई सजा काट रहा है जेल के अंदर, इसका मतलब ये नहीं वो सब छूट के बाहर आ जाएंगे। जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ रिपील। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। I फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, R फॉर रिवाइवल नहीं होगा जो लॉ नॉट इन फोर्स हो चुके हैं, P फॉर पेनल्टी, पनिशमेंट, प्रायर मैनेजमेंट, और C फॉर क्लेम एंड डेट। याद कर लें बेटा, 4.4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हो गया आपका सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 6 हो गया। अब आ गया सेक्शन 7। सेक्शन 6A और करा देता हूँ फटाफट, सेक्शन 6A और करा देता हूँ, समझना है आपको इसको ध्यान से, इसमें कुछ नहीं है। जनरल क्लोज एक्ट, ये लगा लो बेटा, कंपनीज एक्ट 1956 नहीं, कंपनी एक्ट 1956 में कोई चेंज आया था और उस चेंज आने की वजह से इस कंपनी एक्ट का रेफरेंस दिया गया था। मान लो बेटा रेफरेंस दिया गया था, जैसे एक एक्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या कोई आप अदर लॉ ले लो बेटा, जैसे मान लो कोई एक्ट है फेमा, आपने नाम सुन भी रखा, फेमा कोई एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में यहाँ फेमा में कोई अमेंडमेंट की गई थी, कंपनी एक्ट के द्वारा फेमा में कोई अमेंडमेंट की गई थी। अब कंपनीज एक्ट 1956 डिलीट हो चुका है और इसकी जगह कौन सा आ गया, 2013। बेटा एक्ट डिलीट हुआ है, इस एक्ट की वजह से अगर किसी अदर एक्ट में, ध्यान सुना बेटा, इस एक्ट की वजह से अगर किसी दूसरे एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुई थी, कोई नई चीज़ डाली गई थी, कोई मॉडिफिकेशन हुआ था, तो 1956 जाने से, ये एक्ट डिलीट हो जाने से वो चीज़ ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, वो आज भी कंटिन्यू मानी जाएगी, ये सेक्शन 6 जैसा ही है बेटा, बस पूरे 6 के अंदर अमेंडमेंट का पॉइंट कवर नहीं था। तो लोगों ने बात उठाई कि कोई एक्ट ने अगर किसी दूसरे एक्ट में कोई अमेंडमेंट की है या किसी चीज़ के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया है, अगर ये एक्ट चला जाएगा तो क्या वो अमेंडमेंट कंटिन्यू रहेगी। तो 6A सेक्शन नया बनाया गया था और उसके अंदर नोटिफिकेशन डाली गई थी, जी बिल्कुल वो अमेंडमेंट क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ये था बेटा आपका सेक्शन 6A। अब आ गया सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 किस चीज़ का है, 7 सेक्शन बेटा आपका रिवाइवल ऑफ रिपील्ड, जो एक्ट खत्म हो चुके हैं क्या उनको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। तो हम कहेंगे यस,
किया जा सकता है, लेकिन जब भी ऐसा किया जाए इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका पर्पज़ डिस्क्लोज किया जाएगा, हम पुराने एक्ट को क्यों जिंदा कर रहे हैं। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं बेटा, कई बार क्या होता है, किसी एक्ट को होली रिपील नहीं करते, वो पार्टली रिपील करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पार्टली रिपील करते हैं। और मैं ताज़ा एग्जांपल दूं, कंपनीज एक्ट 1956 के 2 चैप्टर, एक चैप्टर का नाम है बेटा वाइंडिंग अप, क्या नाम है? वाइंडिंग अप, और एक चैप्टर का नाम बेटा प्रोड्यूसर कंपनी। ये दोनों चैप्टर कंपनीज एक्ट 1956 के हैं। कंपनीज एक्ट 2013 आ गया बेटा, 13 आ चुका है, ये एक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ये दो चैप्टर आज भी 1956 के ही यूं चेप रखे हैं, उन्हीं सेक्शंस के साथ ही इनको यहाँ पे डाल रखा है। इट मीन्स इन 2 चैप्टर को छोड़ के सारा लो डिलीट हो गया, तो ये होली डिलीट नहीं हुआ है, पार्शियली डिलीट हुआ है। तो रिपील्ड एक्ट के कुछ चैप्टर का रिवाइवल हो सकता है और बिल्कुल ख़त्म करके भी उसको दोबारा से लागू किया जा सकता है, बट पर्पज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन 7 बस इतना सही था बेटा। किसी रिपील्ड एक्ट का अगर कोई चैप्टर आज भी कंटिन्यू है तो वो बिल्कुल कंटिन्यू माना जाएगा, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई एक्ट डिलीट कर दिया गया है, उसको वापस से रिवाइवल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उसका पर्पज़ आप लोगों को बहुत नेसेसरी ज़रूरी हो जाता है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसकी इंटेंशन आपको बतानी पड़ेगी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये था आपका सेक्शन नंबर 7। अब आगे बेटा सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 मैं आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाता रहूँगा, अदरवाइज ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली। ध्यान सुना बेटा, कंपनीज एक्ट 1956, मैं हर जगह से एग्जाम्पल लूँगा। इसकी कोई डेफिनेशन या इसका कोई रेफरेंस था किसके अंदर? फेमा के अंदर। मैंने ये नहीं कहा कोई अमेंडमेंट थी, वहाँ पे लिख रखा था, जैसे बेटा फेमा के अंदर लिख रखा था ईयर की डेफिनेशन, या फेमा के अंदर दे रखा है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी, और वहाँ पे लिख रखा था एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 1956। मतलब फेमा में रेफरेंस दिया गया था 1956 का, जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन वहां दे रखी है, वही डेफिनेशन किसके अंदर कवर कर रखी थी? फेमा के अंदर। अब कंपनीज एक्ट 1956 डिलीट हो गया, तो क्या बेटा वो रेफरेंस भी डिलीट हो गया? जी नहीं, उस रेफरेंस में अब यहाँ 1956 की जगह जो भी डेफिनेशन 2013 में डाली जाएगी, जो भी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट चाहे यूं की यूं, चाहे मॉडिफाइड करके, चाहे यूं की यूं डाली जाए, चाहे मॉडिफाइड करके जाए, अब उसकी जगह पर रेफरेंस किसका आ जाएगा? 2013 का आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर 8 बेचारा क्या बोलने वाला है, अगर कोई एक्ट डिलीट होता है, हिंदी में सुन लो बेटा, डिलीट होता है, उसका रेफरेंस जिस भी एक्ट में है, तो उन सभी एक्ट में पुराने एक्ट की जगह नए एक्ट का रेफरेंस ऑटोमेटिकली डल जाएगा। अब फेमा उस चीज को मना नहीं कर सकता। क्या आपको सेक्शन नंबर 8 समझ में आ गया? जी सर। चलिए बेटा चलते हैं आगे सेक्शन नंबर 9 के अंदर। सर सेक्शन नंबर 9 क्या है? सेक्शन नंबर 9 बोलता है बेटा, कब कोई एक्ट कमेंसमेंट, अगर उसके टाइम गिनना हो तो टाइम को कमेंसमेंट कैसे करना है और टर्मिनेट कैसे करना है। मैं आपको मतलब कह सकते हैं बेटा, हम टाइम की कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन आपको कैसे करनी है। जैसे बेटा लोग कोई ऑर्डर पास करता है, डिविडेंड देने का एक टाइम होता है, तो इन सभी टाइम को कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ टर्मिनेट करना है, इसके लिए सेक्शन नंबर 9 दिया गया है। ये क्या बोलता है? 2 वर्ड आपको देखने हैं, एक वर्ड देखना बेटा आपको फ्रोम, और एक वर्ड देखना आपको टू। अगर लो में लिखा गया है फ्रोम वर्ड दे रखा है, तो आपको फ्रोम वाला जो दिन है, जिस दिन से फ्रोम लिखा गया है, उस डे को एक्सक्लूड कर देना है। क्या कर देना बेटा? एक्सक्लूड। और टू में अगर कुछ बोला गया है तो उस दिन को करना है इंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टडीमेट के अंदर क्वेश्चन दे भी रखा है, अगर 30/9/2016 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, आपको पता है डिविडेंड डिक्लेयर होते ही 30 डेज के अंदर बांटना होता है, और वहां लिखा गया है डिविडेंड पे करना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। वहां वर्ड क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर फ्रॉम वर्ड आया हुआ बेटा। फ्रॉम का मतलब है 30/9 को इंक्लूड नहीं करना, 1/10 से 30/10 तक डिविडेंड बांटना है, 30 तारीख को क्या कर देना? एक्सक्लूड कर देना।
फटाफट मेरे बच्चों बता दो, सेक्शन नंबर 9 छोटी सी बात बोलता है, फ्रॉम वर्ड आ जाए तो उस दिन को एक्सक्लूड कर देना है, और टू या टिल वर्ड आ जाए तो उस दिन को क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। ये सेक्शन नंबर 9 था बेटा, ये आपका ओवर हो गया। अब करते हैं सेक्शन नंबर 10। कौन सा सेक्शन करते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 10। जी सर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का है, ये भी किसका बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। ये 9 का एक्सटेंडेड पार्ट है। क्या बोलता है, अगर कोई प्रोसीडिंग्स या कोई कार्यवाही कोर्ट ने, मान लो बेटा कोर्ट ने क्या दे रखी है, कोई तारीख दे रखी है कि अब आपका जो कार्यवाही है वो इस तारीख को होगी। मान लो बेटा को तारीख दे रखी है 25 अक्टूबर। अब 25 अक्टूबर को क्या हुआ, मान लो दिवाली आ गई, तो दिवाली के दिन तो कोर्ट खुलेगा नहीं बेटा, उस दिन कोर्ट था बंद, तो छुट्टी हुई। उसके बाद सैटरडे की छुट्टी होगी, उसके बाद संडे की छुट्टी होगी, तो तुम्हारा जो टाइम कंप्यूट किया जाएगा, क्या वो 25 तक का कंप्यूट किया जाएगा? जी नहीं। अब जब भी कोर्ट ओपन होगी, जब भी पब्लिक डीलिंग के लिए कोर्ट ओपन होगी, वहां तक का टाइम आपको कंप्यूट दिया जाएगा, कंप्यूट करने का टाइम आपको दिया जाएगा। तो सेक्शन 10 सिर्फ क्या बोलता है, अगर जिस दिन आपकी तारीख लगनी थी उस दिन कोर्ट या न्यायपालिका बंद है, तो ऐसा नहीं है आपके पास टाइम चला गया है, जब भी कोर्ट खुलेगी वहां तक का टाइम आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। अब आगे बेटा सेक्शन नंबर 11 क्या है, सेक्शन नंबर 11 क्या है, 11 है मीन्स ऑफ डिस्टेंस या मेजर ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मेजर करना बेटा, डिस्टेंस पे बड़ा लफड़ा रहता है, शायद आपने एक टेक्स्ट के अंदर पढ़ा भी होगा। ये अगर नगर निगम है तो इसके 8 किलोमीटर तक जो भी गांव आते हैं उनको गांव नहीं माना जाएगा, उनको शहर मान लिया जाएगा, उनको रूरल नहीं माना जाएगा, उनको अर्बन मान लिया जाएगा। किससे? नगर निगम की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीमा से 8 किलोमीटर तक के गांव ना मान के शहर मान लिए जाएंगे। जैसे बेटा ये चीज़ टेक्स्ट में लिख रखी है। अब सवाल है ये 8 किलोमीटर को कैसे मेजर किया जाएगा। मान लो बेटा हमारा गांव है अकबरपुर। हमारा गांव क्या है? अकबरपुर। ये रोहतक से जब आप चलते हो तो ऐसे मुड़ना, ऐसे मुड़ के फिर जाके से घूम के रास्ता जाता है अकबरपुर का। अगर ऐसे रास्ता नापते हैं तो 16 किलोमीटर पड़ता है। तो ये अकबरपुर क्या बोलेगा, मैं तो 8 किलोमीटर में आता ही नहीं, तो मेरे ऊपर ये फंक्शन नहीं लगेगा। लेकिन कोर्ट क्या बोलती है, जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, अगर किसी एक्ट के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका नहीं दे रखा तो ये ऐसे नहीं देखना, रोहतक से अकबरपुर का सीधा रास्ता देखा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखा जाएगा। अगर कुछ भी रास्ते में ना आता, जैसे बेटा ऊपर से प्लेन जब गुजरता है, हवाई एरियल वे से जब प्लेन जाता तो रास्ते में कुछ नहीं आता, बिल्कुल सीधा अगर जाता तो ये रास्ता कितना होता, ऐसे किया जाता है डिस्टेंस की मेजरमेंट। किसी भी एक्ट के अंदर अगर डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका नहीं दे रखा तो वहां पे कौन सा तरीका फॉलो किया जाएगा, जो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर दे रखा है। और जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, क्या सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा कितना दूरी पे पड़ता है उसको मेजर किया जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। ये था बेटा सेक्शन 11। अब फटाफट करते हैं सेक्शन 12 किस चीज का है। सेक्शन 12 किसका है, सेक्शन नंबर 12 बेटा ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा। सर प्रोराटा ये क्या होता है, प्रपोर्शन में ड्यूटी लेना। बेटा फॉर एग्जांपल किसी एक्ट के अंदर लिख रखा है, किसी एक्ट में लिख रखा है 100 किलो सामान बनाओगे, 100 किलो सामान अगर बनाओगे तो 70 रुपए की या 80 रुपए की आपके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। 100 किलो पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 80 रुपए का। बेटा अगर आपने माल 50 किलो बनाया तो क्या फिर भी आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे? जी नहीं। 100 किलो पे ड्यूटी लगती है 80, एक पे कितनी लगेगी 80/100, और 50 किलो पे कितनी लगेगी, गुना कर देंगे 50 दूनी 100 2 40 प्रपोर्शन में हो जाएगी। सर अगर हम 60 किलो बनाते तो क्या होता, तो बेटा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निकल के आ जाता, क्या दिक्कत है इसमें। तो सेक्शन 12 क्या बोलता है, अगर कोई चीज़ इस तरीके से दी रखी है और आपने वो पूरी क्वांटिटी ना बना के पार्ट में अगर क्वांटिटी बनाई है तो आपके ऊपर पूरी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, प्रो राटा प्रोपोर्शन में आपके ऊपर ड्यूटी या टैक्सेस लगाए जाएंगे। ये बात करने के लिए आया है कौन, सेक्शन 12।
अब बात आती है बेटा सेक्शन 13 की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन नंबर 13 की। सेक्शन 13 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बेटा। सेक्शन 13 क्या बोलता है? ही इंक्लूड शी। जहां भी ही लिखा जाएगा वो शी में इंक्लूड है। शी जहां लिखा जाएगा उसके अंदर ही इंक्लूड है। दैट्स ऑल। दूसरी बात, एक तो सेक्शन 13 के अंदर ये बात करी, दूसरी सिंगुलर जो होते हैं वो इंक्लूड करके चलेंगे प्लूरल को, और जो प्लूरल इंक्लूड करके चलेंगे सिंगुलर को। ये बात सेक्शन 13 में बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, जैसे ये लिख रखा है आप डायरेक्टर बनने के बाद, एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के बाद आप अपनी सब्सिडरी में भी, आप अपनी सब्सिडरी के अंदर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। तो वहाँ पे सब्सिडरीज नहीं लिखा, ये लिख रखा था सब्सिडरी में भी डायरेक्टर बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अब आप एक ही सब्सिडरी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हैं। आपकी एक सब्सिडरी तो एक के अंदर, और आपकी 5 सब्सिडरी तो आप 5 के अंदर भी डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल और ही इंक्लूड शी। ये बात करने के लिए कौन आया? सेक्शन 13। बेटा समझने की जहाँ जहाँ भी, अब ध्यान सुनो बेटा, जहाँ जहाँ भी डिस्प्यूट आएगा और उसके उस पर जिस एक्ट में डिस्प्यूट आया, ध्यान सुना बेटा, जिस एक्ट में डिस्प्यूट आया उस एक्ट, वो एक्ट साइलेंट है, उस वहाँ उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो ऐसे टाइम पे सहारा लिया जाता है जनरल क्लॉज एक्ट का। और सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक हमने तमाम उन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया है। फटाफट मेरे पास एक बार हेलीकॉप्टर रिवाइज कराना, कोई बच्चा देखेगा नहीं। सेक्शन नंबर 5 बताओ बेटा क्या है? किस दिन किसी एक्ट का जन्मदिन मनाया जाता है? जन्मदिन कब मनाया जाएगा? या तो वो डेट गिवन होगी, या जिस दिन गवर्नर जनरल की और जिस दिन प्रेसिडेंट की क्या मिल जाए बेटा? एसेंट मिल जाए। सेक्शन नंबर 5 हो गया ओवर। सेक्शन नंबर 6 फटाफट बता बेटा। रिपील का मतलब क्या होता है? उड़ा देना। अगर कोई एक्ट खत्म हो जाता है तो क्या IRPC पे कोई इफेक्ट आएगा? जी नहीं। I फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, R फॉर रिवाइवल, P फॉर पेनल्टी, प्रायर मैनेजमेंट एंड पनिशमेंट, और C फॉर क्लेम एंड डेट। ये बात मैंने याद कराई थी। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता था? सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता था? मैं भूल गया हूं, आप फटाफट बताओ सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता था? अगर कोई एक्ट रिपील हुआ है और रिपील एक्ट को आप दोबारा से रिवाइव करेंगे तो रिवाइव के रीजन आपको जरूर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं कोई एक्ट होली रिपील हो, वो पार्शली भी रिपील किया जा सकता है, जैसे मैंने कंपनीज एक्ट 1956 के 2 चैप्टर आप लोगों को बताए थे। जी सर। सेक्शन नंबर 8 आपका किस चीज का है? अगर किसी एक्ट की रेफरेंस दूसरे एक्ट में दी जाती है और कल को ये एक्ट डिलीट हो जाता है, जैसे 1956 रिपील हो गया था, तो वहां पे अब रेफरेंस 2013 की मान ली जाएगी। ये बात बताने के लिए आया था सेक्शन नंबर 8, जो बात करता है किस बेटा? रेफरेंस की बात करता है। चलिएगा रिवाइज करते जाओ फटाफट। सेक्शन नंबर 9 किस चीज का है? सेक्शन नंबर 9 बात करता था किस दिन को इंक्लूड किया जाए और किस दिन को एक्सक्लूड किया जाए। फ्रॉम को करना है एक्सक्लूड और टू को करना है इंक्लूड। बेटा ये बात बोलने के लिए सेक्शन 9 आया था। सेक्शन नंबर 9 हो गया खत्म। सेक्शन नंबर 10 बच्चे फटाफट बताओ सेक्शन नंबर 10 किसका था? सेक्शन नंबर 10 है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का। अगर कोई प्रोसीडिंग, कोई तारीख आपने कोर्ट ने दे रखी है और उस दिन कोर्ट गलती से छुट्टी की वजह से बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं आपका टाइम निकल गया, अब आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक कोर्ट ओपन नहीं होता आपकी डेट एक्सटेंड होती चली जाएगी। सेक्शन नंबर क्या आ गया? 11। वो क्या बोलता है? अगर डिस्टेंस मेजर करने का तरीका नहीं दे रखा है तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है? आप बताएं बेटा, डिस्टेंस को ऐसे मेजर किया जाएगा या स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाएगा? स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाएगा। ये बात किसने बताई? सेक्शन नंबर 11 ने। अब सेक्शन कौन सा आ गया? 12। सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है? अगर कोई ड्यूटी, अगर आपने पूरी क्वांटिटी नहीं बनाई है, तो आपके ऊपर पूरा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स आपके ऊपर प्रोपोर्शन में लगाया जाएगा, प्रोपोर्शन के अंदर लगाया जाएगा। जितना आपका माल होगा उतना आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 13 क्या था? सेक्शन नंबर 13 क्या था? 2 बातें करता था। ही इंक्लूड करेगा शी को, मतलब मस्कुलिन जेंडर कवर करेगा फेमिनाइन को, और सिंगुलर जो होते हैं वो इंक्लूड करेंगे प्लूरल को। ये सारी बातें बेटा आज की वीडियो के अंदर मैंने सिखाई हैं। फटाफट हमने क्या कर लिया, इसको रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट सेक्शंस कवर करेंगे। ओके, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।